आज की पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र में मुझे जो कंसंट्रेशन दिखता है वो ये कि शरद पवार को किसी तरह से खत्म करो। देवेंद्र फडणवीस के अगर स्टेटमेंट अजित पवार पिसिंग बड़ा एक्टिंग करके उन्होंने कहा, संविधान के मुताबिक क्या होता है, सिर्फ बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह की एक्टिविटीज सियासी जमातों की उस डेमोक्रेसी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अनार्की की तरफ जी, डिक्टेटरशिप की तरफ। 24 का इलेक्शन में अगर मोदी चुनकर आते हैं और 90% आ जाएंगे जी, वो डिक्टेटर हो जाएंगे। प्रकाश अम्बेडकर जो है वो हर इलेक्शन में, जब इलेक्शन आता है पार्लियामेंट के हो या असेंबली का, अपना स्टंट खेलता है। और ये अमित शाह कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। अब इस पर लोग क्यों नहीं कहो उनको, लेकिन नहीं। अब उसने निजाम का जो जिक्र किया, क्या रिलेवेंस था निजाम के जिक्र का इस स्पीच में करने का जी, लेकिन किस ढंग से कहा तो आज का मुसलमान निजाम को मान रहे क्या कर, वो जो कहेंगे उससे चलने वाले हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं स्टेटमेंट निकाला, रिवोल्ट क्यों नहीं करना कि हमारे शहर में आकर, हमारे एरिया में आकर, हमारे बारे में आप ये ऐसा कहते हो? क्यों? आपको क्या लगता है? खौफ, डर और क्या? और क्या? आदाब अर्ज़ है। महाराष्ट्र न्यूज टुडे के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, चूंकि हमारे मुल्क में इलेक्शन करीब है और जो कुछ हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं वो कहां जाकर थमेंगे और क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे जो मेहमान हैं जनाब शेषराव चौहान साहब, आप बहुने बाखूबी जानते हैं और सियासत पर, मुल्क और हमारे स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट की सियासत पर उनकी कड़ी नजर है और उनकी राय सभी के लिए अहमियत रखती है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, हम उन पर इस मौजू पर बात करेंगे कि मौजूदा हालात में महाराष्ट्र की सियासत किस दिशा में जा रही है और उसकी मंजिल क्या होगी। इसी तरह मुल्क में 2024 के इलेक्शन किस तरह गुजरेंगे। सर, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत किस दिशा में जा रही है और यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता हमारे जो थे, जो महाराष्ट्र की सियासत के बादलों में उड़ने वाले परिंदों को राह दिखलाते थे, रास्ता बताते थे, आज उनकी जो पोजीशन है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। मेरा मुराद शरद पवार साहब से। राष्ट्रवादी के जिस तरह हाल हुई, कांग्रेस का जो भूमिका आज है और दोनों सेनाएं किस तरह दिखती है आने वाले वक्त में, महाराष्ट्र किस दिशा में जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है मेरी नजर में ये पर्सनालिटी कॉन्सेंट्रेटेड है, व्यक्ति के इर्द गिर्द फिर रही है। स्टेट की भलाई या स्टेट की डेवलपमेंट, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं जी। सिर्फ किसको चढ़ाना है और किसको उतारना है, इसके पीछे पूरी हुकूमत लगी हुई है और वो सेंटर के सपोर्ट्स जी। अब आज की पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र में मुझे जो कंसंट्रेशन दिखता है वो ये कि शरद पवार को किसी तरह से खत्म करो जी, और फिर उसको यानी पॉलिटिकल वजूद उनका जो है वो खत्म करो। अब वो खत्म करने के लिए कौन कौन काम में आ सकता है, इनको जमा करने की कोशिश की जा रही है। यही बात अभी हाल ही में अपने शहर में अमित शाह जी आए थे। हाँ, उन्होंने जो स्पीच दिया उसमें उनका मकसद यही था, यही मकसद है जी। अब ये मकसद को साधने के लिए जो उनको उनके रास्ते में रुकावट आ सकते हैं जी, उनके खिलाफ उन्होंने एक फ्रंट खोला है और दूसरे जो उनके ये फ्रंट को कामयाब कराने में जिनकी मदद हो सकती है उनको पार्टी में बीजेपी पे लेना शुरू कर दिया है जी, चाहे वो किसी पार्टी के क्यों न हो, लेकिन मेन टारगेट उनका जो है वो कांग्रेस है जी। अब आपने देखा होगा कि एक बात 7-8 महीने पहले
उन्होंने बड़ी तरकीब से जो है शरद पवार को फोड़ दिया, जी पार्टी में ले लिया, पार्टी में ले लिए और उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। और जिस रोज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने उसके 8 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर ने भोपाल में एक स्टेटमेंट किया था, डायरेक्ट स्टेटमेंट किया थी कि महाराष्ट्र में एनसीपी के का 70,000 करोड़ का घोटाला है। डायरेक्ट नाम लेकर बात किया और इनको हम जेल में डालेंगे। जी जो प्राइम मिनिस्टर ये कहता है 8 रोज पहले, 8 रोज के बाद उसी को जो मिनिस्टर बनाते हैं। अच्छा, मिनिस्टर भी ऐसे बनाते हैं कि उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखे जी पीछे का, तो अगर आपने देवेंद्र फडणवीस के अगर स्टेटमेंट अगर देखे कुछ साल पहले, इसमें उन्होंने एक गाड़ी, एक बैलबंडी भर के अजित पवार के खिलाफ सिंचन घोटाले के प्रूफ्स लेकर वो औरंगाबाद नहीं लेकर आए थे जी। वो थे। दूसरा उन्होंने कहा था कि इसको तो हम जेल में रहे बगैर रहेंगे नहीं। अजित पवार पिसिंग बड़ा एक्टिंग करके उन्होंने कहा था, अब वो सब भूल गए, ले लिए। मकसद क्या है? एक ही है कि शरद पवार को डैमेज करो, शरद पवार का अस्तित्व खत्म करो। जी सर, ये सियासत की नैतिकता और सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने फायदे के लिए जब होने लगती है, और जो हमारे इंस्टीट्यूट है, हमारे कोर्ट्स है, हमारे निर्वाचन आयोग है, और ऐसे जो है जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, यह करने की जिम्मेदारी उन पर है, वहां भी इंसाफ की कमी नजर आती है। तभी तो एक जिसने फाउंडेशन डाली पार्टी की, उसको हटाकर तुम नए लोगों को दे रहे हैं। वोट आम आदमी देता है किसी के नाम पर, और आप वोट लेकर अपने मन से अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आम वोटर है उसकी सोच भी बदल रही है। नहीं, वैसा है, उसकी सोच में बदल तो होता हुआ दिखाई दे रहा है जी, लेकिन ये पॉलिटिक्स, जो आज की पॉलिटिक्स पूरे मुल्क में जो है जी, मनी बेस्ड पॉलिटिक्स है जी, समझे, न उसूल है, न पॉलिसी है, न कोई प्रिंसिपल है। संविधान के मुताबिक किस तरह का संविधान सब बाजू रख दिए। अच्छा, संविधान के मुताबिक क्या हो रहा है? सिर्फ बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है कि हम बाबा साहब का संविधान बदलने नहीं देंगे, लेकिन असल में प्रैक्टिकल क्या हो रहा है जी। अब इलेक्शन कमीशन लीजिए, इलेक्शन कमीशन के संविधान के अनुसार जो पोजीशन जो है इंडिपेंडेंट है, स्वायत्त है, ऑटोनोमस है। क्या है आज वो एक गवर्नमेंट का विंग हो गया। उम्मीद सिर्फ अभी तक यही है सुप्रीम कोर्ट की जी। सुप्रीम कोर्ट में अभी जितना इंटरफेरेंस होना चाहिए था कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, खासतौर से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, वो इतना बोल्ड है कि वो इंटरफेरेंस नहीं होने दे रहा है जी। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही का है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो उसने के बारे में जजमेंट दिया था, वो बैंक बोली 6 महीने के बाद देंगे, जून में देंगे, वो तब तक इलेक्शन हो जाता है। तो रे ऑफ होप जो है वो सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट है जी। बाकी तो सब इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए हैं। और वो चाहे इस तरह किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह की एक्टिविटीज सियासी जमातों की उस डेमोक्रेसी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे? अनार्की की तरफ जी, डिक्टेटरशिप की तरफ। 24 का इलेक्शन में अगर मोदी चुनकर आते हैं और 90% आ जाएंगे जी, वो डिक्टेटर हो जाएंगे जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अमेंड कर देंगे। अब ये सब रोकने के लिए जो एक पावर चाहिए, यूनिटी चाहिए, एकजुट चाहिए, वो अपोजिशन है ही नहीं। इंडिया का जो बनाया है उन्होंने अलायंस, लेकिन कहाँ एक हो रहा है वो दिक्कतें काफी है वहां पर। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस, उद्धव साहब की शिवसेना और शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी, यहाँ पे भी कहाँ तालमेल नजर आ रहा है। वंचित आघाड़ी के अंबेडकर जी कह रहे हैं कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए, कांग्रेस को ज्यादा चाहिए, राष्ट्रवादी को चाहिए, शिवसेना को चाहिए। किस तरह है? नहीं, तो ये सब है ना, ये जो चल रहा है जी। अब ये क्या बोलते हैं आपका सीट शेयरिंग का जो
ये महाविकास आघाड़ी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में जो चल रहा है, वहां भी एक मत नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, अब अब इधर हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ? दूसरी तरफ जो है हाँ। शिंदे जी की शिवसेना और अजीत पवार जी, और इस तरह की मीटिंगों में और अखबार में हम पढ़ रहे हैं कि अगर ये दोनों कहीं ना कहीं मजबूर नजर आ रहे हैं, हम तुमको इतने ही सीट देंगे, आपको खूब बोले तो हाँ बोलो, नहीं तो ठीक है, बोल भी नहीं पा रहे सर। देखिए यहाँ खान साहब, ये बीजेपी ने, मोदी शाह ने ये देवेंद्र फडणवीस को हाथ में लेकर बहुत बड़ा गेम खेला है जी। ये यहाँ किसी की समझ में नहीं आया जी। मेरे हिसाब से गेम ये है कि उनको शिंदे और अजीत पवार को लेने में एक ही उनका अल्टीरियर मोटिव है, वो ये कि शिवसेना को और एनसीपी को, राष्ट्रवादी को खत्म करना। जी। अब वो खत्म करने के लिए इस वक्त उन्होंने सेटबैक दिए, 2 कदम पीछे, तो अगर को कामे लेना है तो 2 कदम पीछे हटो करके वो 106 सीट्स बीजेपी के होने के बावजूद, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद, देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मजबूर किया। अभी अंदर जाने की बात है, अभी अंदर जाने के बाद वो खोखलाएंगे, अभी सीट शेयरिंग पर वो क्या करेंगे मेरे हिसाब से। अभी अमित शाह भी गए थे, ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में जी बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीट अपने लिए कोशिश कर रही है, शिंदे को और अजीत पवार को कम से कम देंगे। अब नेचुरली इसकी रिएक्शन क्या होगी, ये नाराज हो जाएंगे, हो सकता है अड़ेंगे, लेकिन इनको मालूम है कि इनके अड़ने से कुछ होता। लास्ट मोमेंट पर ये कहेंगे कि आपको हम 32-36 की ओबीसी से ये सीट देते हैं जी, बाकी आप दोनों में कैसे बांटना है वो आप बांट लो। अब इनके अगर 10 जो भी सीट आते हैं, बीजेपी के अगर 32 सीट यहाँ है तो मेजॉरिटी नेचुरली बीजेपी की हो जाएगी। तब वो कार्ड खेलेंगे अपना कि पीछे हमने आपको मौका दिया, अब बस हो गया, अब हम बस हो गया और अब हम हमारे चीफ मिनिस्टर हमारा रहेगा, आपको आना है नहीं आना है बताओ जी। ये स्ट्रेटेजी, ये गेम उनका है, ऐसा मुझे लगता है। ओके। अब इसमें चांसेस जो है वो महाविकास आघाड़ी को है, समझे। एक पब्लिक ओपिनियन जो है इन जनरल जो बनी है ये दोनों के जाने के बाद कि भाई ये सब ये संधि साधु है, अपनी चमड़ी बचाने के लिए ये गए हैं, तो इसका पब्लिक ओपिनियन पर, वोटर्स पर असर होकर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को ब्राइट चांसेस है। लेकिन ये है अगर ये कैंडिडेट्स अच्छे चुनते हैं और एक राय से इलेक्शन में काम करते हैं जी। तो प्रकाश अम्बेडकर जी का जो पॉलिसी है, वो जिस तरह सीट मांग रहे हैं वहां पर आप क्या सोचते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो प्रकाश अम्बेडकर जो है वो हर इलेक्शन में, जब इलेक्शन आता है पार्लियामेंट के हो या असेंबली का, अपना स्टंट खेलता है और उसका स्टंट जो मानेगा उसकी तरफ आखिर में जाता है। अब इन्होंने यहाँ महाविकास आघाड़ी के साथ आने के लिए जो उन्होंने स्टंट किए हैं, वो स्टंट आप सबके आपके नजर में मेरी तरह, अब सीट्स वो भी इक्वल मांग रहे हैं जी, मांग रहे हैं। अब इक्वल सीट्स उनको मिल सकते क्या, दे सकते क्या उनकी पूरी पोजीशन देखते हुए। लेकिन अगर नहीं माने तो वोटिंग डैमेज सर्टनली कर सकता हो। अब उसका बेनिफिट किसको होता है वो एक्चुअल इलेक्शन के पीरियड में मालूम होगा। सर, तमाम मुल्क में सियासी माहौल गर्म है और अगर हम अपने स्टेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ बेरोजगारी, नौकरियां और जिस तरह गुजरात लॉबी बन रही है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाले थे या आना चाहते थे, वो सारे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं गुजरात में। तो एक कहीं ना कहीं अभी बैक ऑफ द माइंड एक महाराष्ट्रन आदमी के दिमाग में है। उसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा
मराठा रिजर्वेशन, ये मुद्दा किस तरह काम देखो करेगा? 3 चीजें आप बोल रहे हैं, रोजगार का, जी, गरीबी का। यस, रोजगार और गरीबी के बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं, कुछ करना नहीं। जब ये आता है और यूथ जो है वो आक्रामक होते हैं तो उसका अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जी, धार्मिक डाइवर्ट कर देते हैं, जी, रिलीजियस इसमें ये इश्यूज भूल जाते हैं। अब रामनवमी के जैसे उन्होंने किया है, जी, अटेंशन तो डाइवर्ट हो गया ना। हो गया। आज मेजोरिटी ऑफ द हिंदू जो रिलीजन में भरोसा करते हैं या अंधश्रद्धा में भरोसा करते हैं या जो रोम को मानते हैं, कुछ भी हो, उनको तो अपनी तरफ खींच दिया उन्होंने। मराठा रिजर्वेशन की हालत ऐसी है, वो मेरे पहले रोज मेरे पास आए थे, वो 10 साल 5 साल जो भी हो, देखिए साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऐसी है मराठा रिजर्वेशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किए बगैर मराठा को रिजर्वेशन मिल नहीं सकता और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो नहीं सकता। अच्छा, तो रिजर्वेशन मिलेगा कैसा? फिर जो 10% का जो ये सब दुकानें खोले इन्होंने, बहुत ही ओपन, मेरे स्वभाव के अनुसार अगर कहना है जी, तो ये मराठा रिजर्वेशन वाले जो कर रहे हैं, इन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोले हैं, अपनी अपनी लीडरशिप की, और वो लीडरशिप के फायदे के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर झगड़ रहे हैं। अगर इनको मराठा का बहुत ही ये है और रिजर्वेशन चाहिए तो इस 1 पॉइंट पर ये सब एक जगह क्यों नहीं आते? कौन से 1 पॉइंट पे? ये हमको रिजर्वेशन चाहिए जी, आज 10 फॉर एग्जांपल 8-10 संस्था काम कर रही मराठवाड़े की, जी, अलग अलग, वो मराठा उनके लिए जो कुछ काम करते होंगे, वो कुछ प्रोग्राम होगा, करते रहिए। लेकिन एक पॉइंट पर अगर इन्होंने फेडरेशन कायम किया है, एक जगह आए कि भाई हम सब अलग अलग है हम, लेकिन मराठा रिजर्वेशन पर हम एक है, जी, तो हम सबके तरफ से हम डिमांड ये करते हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर को, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता, नोबडी कैन डू इट। चीफ मिनिस्टर का हाथ में कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है, ये सब आई वॉश है, जो कुछ हुआ है वो दैट इज ऑल आई वॉश, वो स्क्वैश हो जाएगा वो। लेकिन इनको ये करना नहीं है, इनको इसलिए करना नहीं कि अगर किए तो फिर इनके जो कुछ मकसद है इनके इट इज नॉट ये होते नहीं, तो फिर रिजर्वेशन मिलेगा कैसे? ये चलते रहेगा। अब एक उसमें एक खास बात ये हुई ये जरांगे के कारण कि जरांगे ने जो है ये सर्वसाधारण यानी गरीब ऑर्डिनरी मराठा जो है उनको एक किया उसने। इतनी बड़ी संख्या में कोई लीडर जमा नहीं कर सकता, फैक्ट है। और दूसरी एक बात है कि उसने कि अपने प्लेटफॉर्म पर किसी को आने नहीं दिया, सिवाय उसके कोई बोलता नहीं जी। लेकिन अब उसको मुखालिफत किसने शुरू की, किससे करवाए? अब हो रहा है आज की तारीख में सब मराठे जो 4-5 मराठे को पकड़े हैं वो रोज उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहते हैं, ताकि उसने जो क्रिएट किया, इलेक्शन आ रहा है ना, उसने जो किया वो डैमेज हो जाए। इलेक्शन में असर करेगी यह मुद्दा, तो उसका फायदा क्या होने वाला है? जी, उसका फायदा ये कि समझो किसी जरांगे ने कहा कि इस कैंडिडेट को आपके एरिया में वो वोट करना है, वो होगा, लेकिन उसका रिजल्ट, अल्टीमेट रिजल्ट पर क्या परिणाम होगा तो देखिए इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में समझ में आएगा। अब उसने एक बात किया उसने जी कि उसने कहा कि अब हर गांव से जो है 2 हम लोग खड़े करेंगे, लोग पार्लियामेंट के खड़े करेंगे जी। अब अगर ये उसकी स्ट्रेटेजी का सक्सेस होती है तो ईवीएम का जो मामला है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है। कैसे? ईवीएम की कैपेसिटी है 185 कैंडिडेट की हद तक की मौजूद है जी। अगर हर गांव से 2 खड़े रहते, मराठवाड़े को मिसाल दीजिए जी, 125 से ज्यादा हो, 1000-2000 होंगे, ईवीएम बदलना ही पड़ेगी, बैलेट सिस्टम लाना ही पड़ेगा। और वो उसको धाराशिव ने स्वानार्थ कलेक्टर ने लिख भी दिया है तो क्या करें हम। लेकिन इससे ओवरऑल रिजल्ट पर कोई असर नहीं होगा,
ये मिलेंगे, वो उस गांव के लोगों के, उस गांव के जो खड़े रहेगा उसको देंगे, लेकिन जनरल जो कैंडिडेट खड़े रहेंगे उस पर क्या असर हो। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन ऐसी है, इलेक्शन चुन कर आने के लिए जो मेजॉरिटी देगा उसको, ये बंधन नहीं है जैसा कई जगह है, 50+ वोट्स आने चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है, वो नहीं है जरूर, अपने पास क्राउड क्यों नहीं, जो ज्यादा लेगा वो सही, तो वो जिसको उस हालत में जिसको बेनिफिट मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। सर अगर हम एक महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता, जो हो सकता था कि हमारे पीएम भी बनने का उनको मौका था, शरद पवार साहब की बात कर रहा हूं मैं, आज जो उनकी पोजीशन है, अजीत पवार साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि सुप्रिया सुले के सामने उन्होंने अपनी बीवी को भी खड़े करने की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा नेता जो दिशा दिखलाता था लोगों को, नए लोगों को आने वाले, आज जो उनकी पोजीशन है उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, आप आपके फैमिली का लीजिए, जब मैं बिहार का, ये इनकी फैमिली थी, फैमिली में असर तब तक रहता है, यूनिटी तब तक रहती है जब तक उस घर का मुखिया जो है, बाप हो या ग्रैंडफादर हो, जो भी हो, उसकी जब तक पोजीशन रहती है तो घर बंधा हुआ रहता है। लेकिन अगर घर वालों ने बाप की पोजीशन को अगर हिला दिया तो घर घर नहीं रहता। एग्जैक्टली यही हालत जो है शरद पवार की आज करवा दी गई है। बहुत है बाहर, बहुत वजन है, सब है, लेकिन घर में ही नहीं मान रहे, तो असर नेचुरल साइकोलॉजिकल होता है ना। फिर भी इस हालत में वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। उनका स्टेटमेंट भी इतना बोल्ड आया कि मैं शरद पवार हूँ, ऐसा कभी उनके पास शब्द निकले नहीं थे उनके मुंह से कभी। याद रखो, मैं शरद पवार हूँ, ये सेंटेंस बोला उन्होंने, ये उनका सेंटेंस है जी। उनकी विल पावर जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है जी। अब उस विल पावर कपल्ड विथ पब्लिक ओपिनियन, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि महावत अघाड़ी को ये दो फैक्टर की वजह से स्कोप है। अब उस स्कोप को कैसा मोबिलाइज करते और करने देते, करने के बजाय करने देते, इस पर बहुत जी सर। सर जाते जाते हमारे गृह मंत्री साहब यहाँ आए थे अपने शहर में, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, उस भाषण को आप किस तरह लेते हैं? नहीं भाई, भाषण देते मैं भी मुंह फट अगर बोलूं आपको तो मैं सख्त नाराज हूँ ये मराठों पर और मुसलमानों पर जी। वो कैसे, वो क्यों? इसलिए कि उसने शरद पवार के बारे में जो कहा जी, 50 साल इसने क्या किया, ये बोझ था। अब 50 साल में शरद पवार ने कहा क्या किया, ये किताब में मैंने लिखा है जी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शरद पवार की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शरद पवार की वजह से, महिलाओं का आरक्षण जो मिला वो शरद पवार पहला आदमी था जिसने ये किया, उसकी वजह से आज सर्विसेज में तो है ही है, लेकिन मिलिट्री में भी, एयरफोर्स में इधर उधर कैप्टन और मेजर के रैंक तक महिलाएं पहुंच रही। अब ऐसा कर उसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पूछे तो मुझे याद है इसमें मैंने लिखा है, मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी इनको मिनिस्ट्री में देने का जब चल रहा था तो ये दोनों शरद पवार के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई आप कौन सी मिनिस्ट्री लेना चाहेंगे, तो उसने एग्रीकल्चर कहा। हालांकि एग्रीकल्चर को बहुत नीचे की प्रायोरिटी थी, एग्रीकल्चर और एजुकेशन वगैरह को, एग्रीकल्चर का अगर मांगता तो होम मिलता था, डिफेंस क्या क्या होता था, लेकिन एग्रीकल्चर उसने, मनमोहन सिंह ने लिखा है कि हम सब हैरत में आ गए कि भाई इन्होंने एग्रीकल्चर कैसा मांगा, तो हम रिलीव हो गए। लेकिन उसने जो कारण दिया उसने कि भाई ये इसका बैकबोन जो है हिंदुस्तान का वो किसान है, और किसान की जब तक भलाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर किया। और एग्रीकल्चर का मिनिस्टर होते हुए जो उसने यहाँ पूरे देश में नए कर्जा माफ करने वाला पहला वो था,
स्वामीनाथन जैसा आदमी, स्वामीनाथन की लड़की की मेरी परसों मुलाकात हुई यहाँ, जी जी समझे नहीं। जी अब उसने, वो लड़की उसके बाप जैसी बोल लिखी, मैंने उसने कहा, उसने जो स्टेटमेंट किया, आपने मेरे पिताजी को भारत रत्न दिए, जी लेकिन भारत रत्न देने के बजाय अगर किसानों को आप अगर MSW देते, वो क्या हमी भाव, उसमें मुझे ज्यादा खुशी होती थी। जी 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 अब उसने शरद पवार को मैं कहा पायनियर ऑफ हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। मनमोहन सिंह ने कहा अगर शरद पवार नहीं होते थे आज की जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई हो नहीं सकती, और ये अमित शाह कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। अब इस पर लोग क्यों नहीं खोलते, लेकिन नहीं। अब उसने निजाम का जो जिक्र किया, क्या रिलेवेंस था निजाम के जिक्र का इस स्पीच में करने का, लेकिन किस ढंग से कहा। तो आज का मुसलमान निजाम को मान रहे, क्या कर, वो जो कहेंगे उससे चलने वाले हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं स्टेटमेंट निकालना, रिवोल्ट क्यों नहीं करना कि हमारे शहर में आकर, हमारे एरिया में आकर, हमारे ही बारे में आप ऐसा कहते हो। क्यों आपको क्या लगता है, खौफ, डर? और क्या है, सीढ़ी और क्या है, और क्या है, एजेंसीज का डर लगता है, और दूसरा कोई कारण नहीं। तो ये डर कब तक? जब तक लोग बोल रहे होंगे। अरे भाई देखो यार, खान साहब, मैं सीधी सीधी बात एक बोलता हूँ आपको, आपने पैसे खाए जी, आप डरो, छठे थोड़े नहीं खाए, हजारों करोड़ों में खाए जी जी, उस वक्त आपको सोचना चाहिए था कि इसका क्या असर होना। अब खाए तुमने, जेल में जाने की तैयार रखो, वो बचाने के लिए आप ये सब कर लेंगे। आज की सियासत में, मुल्क की सियासत में साफ सुथरे अच्छे विचार के लोगों की जरूरत है, ऐसा महसूस किया जाता है। वो आते नहीं है, पहले से नहीं आए, 70 साल से नहीं आए, और जो आए भी तो उनके ख्याल कैसे बदल गए हैं वहां पर। लेकिन आज सबसे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आप जैसे विचार के लोगों की। बहुत सारे लोग आप जैसे सोचने वाले लोग हैं जो हमारे इस मुल्क को, डेमोक्रेसी को फिर से खड़े कर कर दुनिया में हम बता सकते हैं कि हम ही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। एक्चुअल में हमको बताया जाता है कि आने वाले सालों में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हमारा ये और हमारा वो, जबकि एक तरफ 80-82-84 करोड़ लोगों को हमको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। ये सारी बातें विश्व गुरु को बनने के लिए जरूरी है। देखिए आपने आजकल मैंने जो शुरू किया है यहाँ, वो गांधी भवन के मार्फत, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलेक्चुअल जो है जी, वो 4 दीवारों के अंदर बोलते हैं, डिस्कशन बाहर नहीं। जब तक इंटेलेक्ट बाहर बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बाहर बोलने की हिम्मत रखी उन्होंने तो चेंज जरूर होगा। आपको एक मिसाल बताता हूँ, अभी परसों लास्ट वीक की गांधी भवन में एक सेमिनार रखे थे जी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट था। संविधान बनाने वाला कौन, तो तकरीरें जो हुई 2-4 वो पूरी तकरीरें डॉक्टर अंबेडकर खिलाफ, शिल्पकार ये वो ये, मेरी सदारत पे था जी। मैंने सब सुना। मैंने कहा भाई 1 घंटा 1.5 घंटा गया है, ये मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। वो कैसे? वो ऐसे कि अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के शिल्पकार थे या नहीं थे, ये बहस करने की क्या जरूरत क्या है, हो गया वो। लेकिन जो अंबेडकर ने किया और जो अंबेडकर ने कहा लिखा, समझे जी, और जो उसके खिलाफ 70 साल में काम हो रहा है जी, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? तो वो क्या है, तो मैंने कहा मैं 4 ही आपको बताता हूँ जी। अंबेडकर ने कहा था हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, वो धोखा रहेगा और डिक्टेट रहेगा। आज नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बोल रहे हैं जी, इस पर बोलो। अंबेडकर ने यह कहा था कि वी आर नॉट ए नेशन, समझे, आज भी हम नेशन नहीं है। उसने कारण दिया था ए कंट्री डिवाइडेड इनटू हंड्रेड्स एंड 1000s ऑफ कास्ट कैन नॉट बी ए नेशन। 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 100 and thousands of castes cannot be a nation. 1
47 को कास्ट की संख्या देती जा रही है, यहाँ 4173 थी एग्जैक्ट फिगर। जी। वो आज ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 4 लाख हुई है। अब अम्बेडकर का यहाँ जो कहा था उसकी फॉरवर्डिंग से इस पर बोलो। जी। तीसरी बात उसने कही थी कि हमारे पास पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आई है, हमको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेनी चाहिए। वो लाओ, अगर नहीं लाए तो अमीर अमीर होंगे, गरीब गरीब होंगे। आज क्या हो रहा है? वही हो रहा है। और चौथी बात उसने कही थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट सूटेबल फॉर इंडिया। वही हो रहा है। तो आपको अगर आंदोलन करना है, भाषण रखने, सेमिनार रखने, तो इस पर रखो, लेकिन कोई करता नहीं है यहाँ सब। तो फिर कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का? अगर ये चीजें आपका कहने का मतलब जो चीजों के लिए लड़ना चाहिए, जो चीजों के लिए, वो उसके लिए नहीं लड़ा जा रहा। जी जी जी, ये इंटेलेक्चुअल का काम है। इंटेलेक्चुअल शुड गाइड यू सी द पीपल। जो एग्जीक्यूट करते हैं उनको गाइड करने का काम करना है जी। अब उसके बाद एक साप्ताहिक के एडिटर आए थे मेरे पास जी। उन्होंने कहा कि इस पर हम थोड़ा आगे पढ़ाना चाहते, क्या करें? तो आपने कहा ठीक है, और डिटेल आपको चाहिए तो मैं देता हूँ। तो मैंने सिर्फ सांकेतिक बोला। जी जी। तो जब तक ये नहीं होता तब तक हम ऐसे ही फिरने वाले हैं। जी। और ये आपका 24 का इलेक्शन बहुत बहुत क्रूशियल है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ये चॉइस है अब। जी सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके ख्यालात, क्योंकि वो किताबें पढ़ते और किताबें लिखते रहते हैं और उनका कहा लोग सुनते हैं, उनके विचारों से लोग इत्तेफाक भी करते हैं, कहीं कहीं क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन वो एक सोचने वाले और ऊंचा सोचने वाले आदमी हैं। हम दुआ करते हैं कि आने वाला 24 का इलेक्शन हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा हो, शांतिपूर्ण हो और आगे की जिंदगी जीने के लिए उस इलेक्शन के बाद चाहे कोई भी हुकूमत बनो, आम लोगों के लिए आसानियां पैदा हो, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।